हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। सीधे सीधे बात करते हैं टॉपिक की। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब ये है 4th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 12th का। केमिकल काइनेटिक्स का एक वीडियो लेक्चर आपको दिया जा चुका है, जिसमें आपको पढ़ाया गया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये बताया गया था, टाइप्स ऑफ रेट बताए गए थे, रेट एक्सप्रेशन के रूल्स बताए गए थे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे। अगर आपको ध्यान हो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या था? इस चैप्टर में हमें रेट पढ़ना होता है, नंबर 1 रेट जो हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2 आपको पढ़ना होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, और तीसरा था रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रेट पढ़ लिया, दिस मीन्स सेकेंड टॉपिक जो हमारा यहाँ पर होगा वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर का 80% पार्ट, 80 से भी ज़्यादा आप मान के चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट इसी में ख़त्म होगा। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स रेट को अफेक्ट करते हैं। तो आप डालेंगे हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट में पहले हम फैक्टर्स के नाम लिख लेते हैं। एक तो फैक्टर होता है कॉन्सेंट्रेशन, पूरा लिख देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, कई बार प्रोडक्ट्स की भी होती है। एक कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर है कैटलिस्ट। फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ले लीजिए आप। सिक्स्थ सनलाइट। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जहां पर सनलाइट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो हमें मेन फैक्टर पढ़ने हैं वो तो ये 3 हैं, और इन 2 में ही ज़्यादा टाइम निकलेगा। इसमें भी 2-4 लाइनें ही पढ़नी होती हैं, इनमें भी बहुत कम पढ़ना होता है। तो जो मेन टाइम निकलेगा वो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में निकलेगा। तो शुरुआत करेंगे हम कंसंट्रेशन फैक्टर से। तो बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन फैक्टर की। कंसंट्रेशन रेट को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। जब आप लोगों ने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने एक लॉ पढ़ा था। अगर आपको याद हो, ऐसा कुछ कहा गया था, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जिसे उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिया जाता था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता था, उसमें कहा जाता था कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मासेस रेज्ड बाय पावर्स इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के प्रोपोर्शनल होता था। बट एक्सपेरिमेंटली वो गलत पाया गया। एक्चुअली कंसंट्रेशन पर रेट कैसे डिपेंड करता है, ध्यान से समझिएगा। एक लॉ दिया गया है, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, ध्यान देना। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो लेक्चर 1 के नोट्स में क्या बनाना था वो आपको बता दिया गया। लेक्चर 2 के जो आप नोट्स बना रहे हैं, वहां पे आप हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। सारे फैक्टर्स जो आपको लिखाए थे वो लिखेंगे आप। कंसंट्रेशन फैक्टर आप शुरू करेंगे। कंसंट्रेशन फैक्टर शुरू करते उसमें आप लिखेंगे टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट।
रेट लॉ मतलब उसको हाईलाइट कर दें, इज गिवन। तो रेट लॉ क्या कहता है, मान लो यहां दो रिएक्टेंट हैं, A प्लस बी गिव्स, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट लॉ कहता है रेट डिपेंड करेगा A पर, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, और A की पावर क्या होगी, X। यहां जो है कोफिशिएंट उससे कोई मतलब नहीं, 2 3 4 जो भी कोफिशिएंट्स हों, हमने यहां कोफिशिएंट्स ले ही नहीं, चलो हम ले लेते हैं, स्मॉल a ले लिया, स्मॉल b ले लिया। ये जो हमने x लिया है ये स्मॉल a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाएगा, थ्योरेटिकली नहीं कह सकते कि a ही होगा, इनटू v की पावर, जो v का एक्टिव मास है, v की कंसंट्रेशन है, पावर v जरूरी नहीं v ही आए, हमने यहां पर y लिया, तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट K आएगा, A की पावर X इंटू B की पावर Y, ये एक इक्वेशन बनेगी। यहां पर देखो जरा समझते जाओ हर चीज को, ये है क्या, X को हम बोलते हैं X इज ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू A, Y इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B, और X प्लस Y को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और सबसे बड़ी चीज आप एक नोट लिखेंगे यहां पे, X एंड Y आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, X और Y को हम एक्सपेरिमेंटली पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे एक्सपेरिमेंटली, बहुत सारे तरीके हैं एक्सपेरिमेंटली पता लगाने के, जैसे मान लो A की कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट डबल हो गया, तो आप कहेंगे X 1 है, कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 गुना हो गया तो X 2 आ जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो X और Y यानी जो पावर्स यहां पर रेज की गई हैं रेट लॉ में, वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही हों, बराबर हो भी सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती हैं। तो X क्या Y क्या बता दिया आपको, X प्लस Y को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और साथ में एक नोट जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, X एंड Y आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। साथ में हम आपको बता दें ये K क्या है, K को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट, राइट, ये होता है स्पेसिफिक रेट या रेट कांस्टेंट। तो यहां से एक नया टर्म आ गया ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको ये डिफाइन करना पड़े ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक्चुअली इस इक्वेशन को हम कहते हैं, पूरी इक्वेशन को कहा जाता है रेट लॉ इक्वेशन, ये सॉरी रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चा लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स यानी X प्लस Y रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो एक नया टर्म आ गया यहां से ऑर्डर, और ऑर्डर को हमने डिफाइन कर दिया। और ऑर्डर को हम निकालेंगे कैसे, अनडाउटेडली ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, कैन नॉट बी गिवन थ्योरेटिकली। जबकि हमने जो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था उसमें ये जो पावर्स दी जाती थी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर दी जाती थी, जिसको देखा गया कि प्रैक्टिकली गलत होते हैं, बहुत जगह गलत होते हैं, बहुत जगह सही भी होते हैं। तो लेकिन ये जो रेट लॉ देता है पावर्स वो हर जगह सही होती हैं। तो देखिए कंसंट्रेशन फैक्टर हमने लिया, कंसंट्रेशन फैक्टर तो बस जस्ट शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसमें, बहुत कुछ पढ़ना है कंसंट्रेशन फैक्टर में। अभी तो बस एक टर्म आया है ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड या ऑर्डर से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, धीरे धीरे उन बातों को सीख लेते हैं। ये टर्म तो बहुत लंबा जाना है, ये कई लेक्चर्स लेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो कई लेक्चर्स ले जाएगा हमारे। देखिए पढ़ते जाइए। तो यहां से जो नया टर्म आया ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो डालेंगे हम टर्म्स डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर। ऑर्डर पर कुछ टर्म्स डिपेंड करते हैं,
एक छोटा सा टॉपिक है, बस यहां पे पढ़ लेंगे, उसके बाद बड़े वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। टर्म्स डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर में पहला जो हम ले रहे हैं वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ध्यान देना, एक कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है, कोई भी एक रिएक्टेंट है, और मान लिया हमने एक पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन, लेट से फॉर अ रिएक्शन ऑर्डर हमने n मान लिया, दैट इज रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, k कंसंट्रेशन की पावर n आएगी। अब वो हो सकता है एक ही रिएक्टेंट हो या हो सकता है एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो, लेकिन कुल मिला के कंसंट्रेशन की पावर n आएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो k इज इक्वल टू बनेगा r अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। ध्यान दें, k इज इक्वल टू रेट क्या होता है, रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, और ये हो गया कंसंट्रेशन की पावर n। n यहां पर ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम -1। ध्यान दें, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो यूनिट ऑफ k बन जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और टाइम जिसमें भी आप लें की पावर -1। ये होगी मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 और टाइम जिसमें भी आप लें पावर -1। ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। यूनिट ऑफ रेट क्या होती है, या तो ऐसे याद रखें, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम की पावर -1। इसे भी याद रख सकते हैं, यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। या फिर आप याद रखें मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर n-1 और टाइम -1। तो हमने जो हेडिंग ली टर्म्स डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर, उसमें पहला टर्म हमने क्या लिया है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये होती है। एक क्वेश्चन लिखें फटाफट। क्वेश्चन है गिव यूनिट ऑफ रेट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो पॉज करिए, जल्दी से सॉल्व करिए और फटाफट बताइए। तो आपका आंसर आया होगा मोल की पावर 1 माइनस 3, लीटर की पावर 3 माइनस 1 और टाइम की पावर -1। यानी कुल मिला के आंसर आपका बना होगा मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और टाइम -1। अगर ये आंसर आपका आया है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप क्वेश्चन फिर से सुने। मैंने आपसे पूछी है गिव यूनिट ऑफ रेट, मैंने आपसे यूनिट रेट कांस्टेंट की नहीं पूछी। और अगर आपसे यूनिट पूछी जाती रेट कांस्टेंट की, तब आप ये फार्मूला लगाते, जबकि मैंने आपसे यूनिट किसकी पूछी है, रेट की। तो ये आपकी आंखें खोलना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में रेट की यूनिट भी पूछी जा चुकी है और रेट कांस्टेंट की भी पूछी जा चुकी है। अब रेट की यूनिट के साथ तो कुछ ऐसा स्पेशल हमने फील कराया नहीं आपको, रेट कांस्टेंट की यूनिट के साथ स्पेशल इक्वेशन दी है। तो आप हर बार यही इक्वेशन लगा के आ जाएंगे, यही फार्मूला लगा के आ जाएंगे और क्वेश्चन को सही से देखेंगे भी नहीं, तो ये गलत होगा। आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें। अगर यूनिट ऑफ रेट पूछी गई है तो रेट की यूनिट फिक्स होती है मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, जो कि आपको लेक्चर 1 में ही बता दी गई थी। हर बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपसे पूछें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट, तब आप इस फार्मूले की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा गिव ऑर्डर। इस बार आपको ऑर्डर बताना है। इफ यूनिट ऑफ रेट and rate constant is same, give order।
इफ यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद यहां पर आइए। देखिए मैं कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ऑर्डर बताना है, मतलब n बताना है अगर यूनिट ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट कैसी है, सेम। तो आप यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन जो स्टार्ट करेंगे, आपसे कहा है यूनिट ऑफ k वही है जो यूनिट किसकी है, रेट की। तो एक काम करें, इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट लिख लेते हैं, मोल पर लीटर और ये पर टाइम इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और टाइम -1। टाइम से तो कुछ निकलने वाला नहीं है। चाहे तो अब भाई जब ये दोनों टर्म्स बराबर हैं तो मोल की जो यहां पर पावर है और जो यहां पर पावर है वो भी तो बराबर होगी, या लीटर की जो पावर यहां पे है और यहां पर है वो भी तो बराबर होंगी, क्योंकि लीटर और कहीं तो है नहीं। एक जगह लीटर यहां है, एक जगह लीटर यहां भी है, एक ही जगह मोल यहां है, एक ही जगह मोल यहां है। तो मोल की पावर कितनी है यहां पर 1, यहां कितनी है 1 माइनस n। तो आप कहेंगे दैट इज 1 इज इक्वल टू 1 माइनस n। ये वाला हमने मोल को पकड़ लिया, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस n। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यानी क्या होगा 0। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 0 ऑर्डर। ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को सही ही सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, गिव ऑर्डर इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट does not depend on, give order if unit of rate constant does not depend on concentration term। concentration term पे डिपेंड ही नहीं करती है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद हमारे साथ जुड़िए। देखिए सॉल्यूशन हमारा यहां से स्टार्ट होगा। k की यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम -1। आपसे कहा है कि यूनिट जो रेट की है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है मतलब हम क्या लिखेंगे, इफ यूनिट रेट नहीं रेट कांस्टेंट ऑफ के। क्वेश्चन देखिएगा, चेक करिएगा, क्वेश्चन ये है गिव ऑर्डर इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन टर्म। इफ यूनिट ऑफ के does not depend on concentration term, that is क्या होगा, इस टर्म को क्या मानेंगे 0 या 1, बोलिए 0, नो। अगर हमने इसको 0 मान लिया तो 0 मल्टीप्लाइड बाई टाइम सब कुछ 0 आएगा। इसका मतलब k की यूनिट ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी ना ही टाइम पे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन में टाइम की बात नहीं की है, क्वेश्चन में ये कहा है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, टाइम पे तो डिपेंड करती होगी ना। तो इसको हमें 1 मानना पड़ेगा सो दैट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, टाइम पे डिपेंड करे। दैट इज कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू कितना लाना है 1, और किसी की भी पावर जब 0 कर दो तो वो पूरा टर्म कितना हो जाता है 1। दैट इज 1 माइनस n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या होगा 1, यानी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती थी उसके कुछ नमूने मैंने आपको दिखाए। तो ये तो हो गया पहला, टर्म्स डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर में पहला टर्म हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सेकंड है सेकंड है बेटा
वेरिएशन ऑफ रेट विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ रेट किस तरीके से वैरी करेगा, अनडाउटेडली ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो बेटा, एक इक्वेशन बना रहे हैं हमने, मान लिया दो रिएक्टेंट्स हैं, स्मॉल ए इज कोफिशिएंट, रिएक्टेंट इज कैपिटल ए, स्मॉल बी इज कोफिशिएंट, ये कैपिटल बी क्या है, रिएक्टेंट, और यहां बन रहा है प्रोडक्ट। तो हम क्या कहेंगे, R इज इक्वल टू के, ऑर्डर X और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना, Y। हमने दो केसेस लिए, यहां पर हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ A, जो भी यूनिट है मोल पर लीटर, यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहां पर हमने लिखा रेट। पहला केस, कंसंट्रेशन A1 थी, कंसंट्रेशन B1 थी, रेट था R1, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेट था। दूसरा केस है, हमने इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, इसकी भी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, रेट चेंज होगा क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब देखो बेटा, अगर हम R1 कहें तो R1 क्या आएगा निकल के, K तो कांस्टेंट है, A1 की पावर X, V1 की पावर Y, R2 होगा K, A2 की पावर X, B2 की पावर Y। ऐसा क्यों, X और Y सेम रखे, K सेम रखा, क्योंकि बिकॉज K एंड ऑर्डर, K की अगर हम बात करें, बिकॉज K इज कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए K कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो K कांस्टेंट होता है। दूसरी बात, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है, किसी स्पेशल कंडीशन में ही चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करें, अगर किसी एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड करें, इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, अगर 2 को हम डिवाइड करें 1 से तो निकल के आएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, K कैंसिल होगा, A2 अपॉन A1 की पावर क्या होगी, X इंटू V2 अपॉन V1, इसकी पावर हो जाएगी Y। इस तरीके से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं और इस इक्वेशन को बना करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप कॉपी करेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर यहां से हम क्वेश्चंस करते हैं। लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। उसके बाद लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स when concentration of A and B both are doubled. Rate of reaction becomes 8 times when concentration of A and B both are doubled. फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, rate is doubled when concentration of A is doubled. Rate is doubled when concentration of A is doubled. Give rate law expression. Give rate law expression. बेटा जी, आप रेट लॉ एक्सप्रेशन तब तक नहीं दे सकते जब तक कि आपको A और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं पता होगा। तो ध्यान दें, पहले केस में क्या कहा गया, A1, चलो A1 ही कह देते हैं, कंसंट्रेशन है ये, A1 अगर A है और A2 को कितना कर दिया गया,
2a। ऐसे ही यहीं पे b1 b था तो b2 को कितना कर दिया गया 2b। r1 अगर r था तो r2 कितना हो गया 8r। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया पहले केस में। जब a और b दोनों की कंसंट्रेशन को डबल किया, a की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, b की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया, तो रेट कितने टाइम्स हो गया 8 टाइम्स। तो अगर हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर, हमने इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर x माना, इंटू B2 अपॉन V1 की पावर क्या आएगी y, हमने b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर y माना। तो बस हमारे पास इतना डेटा है कि यहां पर कितना है 8r, ये है r, ये 2a, ये a की पावर x, a कैंसिल, r कैंसिल, इंटू 2b अपॉन b, इसकी पावर कितनी है y। कुल मिला के क्या बना 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y। अगर हम बेस को सेम करें तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y। ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली हमारे पास, जो पहले केस से डाटा था उससे। अब दूसरा केस देखो। दूसरे केस में b की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया गया, b की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया गया, b को कांस्टेंट रखा गया। मतलब v1 और v2 कैसे हैं बराबर, तो जब ये बराबर होंगे तो ये कितना आएगा 1 की पावर y, 1 की कोई भी पावर ले लो 1 ही रहेगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, केवल ये वाला फैक्टर बचेगा। तो क्या कहा गया, अगर a1 a है, a2 2a कर दिया, r1 अगर r था तो r2 कितना हो गया 2r। यहां से एक काम कर सकते हैं हम लोग, हम इक्वेशन बनाते हैं बस R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर x, 2R अपॉन R इज इक्वल टू 2A अपॉन A की पावर x, x तो पहले ही हमने मान रखा था, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, यहां पावर कितनी मानी जाएगी 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो 2 की पावर 3, यहां पे हम चाहें तो इक्वेशन 1 को ऐसे बना सकते थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में x अगर 1 रखोगे तो प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये अगर इतना बन गया तो इसके बाद हम कह सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, R इज इक्वल टू के, A की पावर 1 और B की पावर 2। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये था हमारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें यहां से। क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट लें और प्रोडक्ट बनाएं और लिखें आगे, रेट बिकम्स 3 टाइम्स, रेट बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन concentration is made 27 times. Rate becomes 3 times when concentration is made 27 times. Give order. आपको ऑर्डर बताना है, तो सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके और फिर जुड़िए मेरे साथ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो क्या आया आपका ऑर्डर 3 है ना, 3 आया है, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, 3 नहीं होगा,
1/3 होगा। देखो कहा गया है अगर A1 A है, A2 कितना कर दिया गया 27A, R1 R था तो R2 कितना हो गया 3R। अब आप लगाओ R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर x, जो हमें फाइंड करना है ऑर्डर, 3R अपॉन R इज इक्वल टू 27A अपॉन A, इसकी पावर x, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 की पावर 1, यहाँ से देखें तो यहाँ पर क्या आएगा 27 की पावर x, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू, क्या हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं? देखिएगा ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3x हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाती हैं, यहाँ पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बेस अब सेम है तो पावर्स सेम रखनी पड़ेंगी क्योंकि दोनों टर्म्स बराबर दिखाए गए हैं। 3x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1/3, तो 1/3 ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस के अलावा कई बार क्या करते हैं, कुछ डेटाज आपको दे दिए जाते हैं, कुछ डेटा दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। मैं दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन, देखिए बेटा ऐसा कुछ बोला गया हमको, दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। हमें बोल दिया यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और यहां पर दे दिया हमें रेट। जो भी यूनिट्स हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह होंगी यहां पर, पहले केस, दूसरे केस, तीसरे केस, 3 केसेस हमें दिए गए। ये दिया गया 0.01 मोलर, ये भी है 0.01 मोलर और रेट की वैल्यू 10⁻³ यूनिट है, वही मोल पर लीटर पर मिनट या जो भी आप मान लें, पर सेकेंड भी मान सकते हैं। अब क्या किया गया 0.02 कर दिया, 0.03 कर दिया मोलर, रेट बदल करके हो गया, अभी बताते हैं कितना हो गया, ये हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻²। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम पे ये रखा गया 0.02 मोलर, मतलब ये सेम रखा गया, ये कर दिया गया 0.06 मोलर और जो रेट था वो हो गया 7.2 इंटू 10⁻²। और आपसे क्वेश्चन वही पूछा है, गिव रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो देखो इसमें हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, जैसे पहले से दूसरे केस आए, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है। जब दोनों चेंज हो रहे हैं तो दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर को फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। सेकेंड और थर्ड केस से आप देखो एक चीज कांस्टेंट है, जब एक चीज कांस्टेंट है तो वो टर्म खत्म हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है इसी की वजह से रेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम जब फ्रॉम केसेस 2 and 3 से, इसमें साफ साफ कहा गया है कि एक ऐसा है, ए कांस्टेंट है, ए अगर कांस्टेंट है तो बी को चेंज कराया गया। आप ऐसे मान लो B1 कितना है 0.03 और B2 कितना कर दिया गया 0.06। R1 था
1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 और R2 हो गया 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2। आप इक्वेशन लगाएंगे R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू B2 अपॉन V1 की पावर, चलो इसके रेस्पेक्ट में हमने y माना, a के रेस्पेक्ट में हम x मानेंगे, तो ये बना 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, नीचे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, B2 0.06, V1 0.03 की पावर y। तो यहां से चेक करिए, ये कैंसिल हुआ, ये कितना बन रहा है 4, ये कितना बन रहा है 2, 2 की पावर कितनी है y, ये ऐसे आएगी, बेस को सेम करिए 2 की पावर 2, 2 की पावर y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, मतलब ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b निकल आया 2। अब आप चेक करो फ्रॉम, अब कोई दो केसेस उठा लो, केसेस 1 एंड 2 कोई ले लो। अब दोनों चेंज हो रहे हैं, A1 है 0.01, A2 है 0.02, V1 है 0.01 और B2 है 0.03, R1 है 10 टू दी पावर यानी 10 टू दी पावर -3 ले लिया हमने, चलो, और R2 है, इसको 18 ले लो तो 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, सो दैट पावर सेम हो जाए। अब चेक करो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 x, B2 अपॉन B1 की पावर y। ध्यान दें R2 रखेंगे हम 18 इंटू 10 टू दी पावर -3, R1 रखेंगे 10 टू दी पावर -3, A2 की जगह 0.02, A1 0.01 की पावर x, B2 0.03, B1 0.01 की पावर पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कितनी आई थी 2, ये y की वैल्यू पहले से ही पता है, तो ये कैंसिल हुआ, ये आया 18 इज इक्वल टू, ये कितना आया 2, ये कितना आया 3, तो देखो क्या बन रहा है, ध्यान देना 2 की पावर x इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 18 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 9, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना बना 2 की पावर 1, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 1। अब आप यहां पर देखिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा वो बनेगा, यहां पे लिख रहे हैं, नीचे वाला दिखेगा नहीं, रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू होगा K, A की पावर x है तो 1 और B की पावर क्या आ जाएगी यहां पर 2। इस तरीके से ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर, टर्म्स डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर हैं, तो बहुत सारे टर्म्स जो ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, उनमें से पहला टर्म था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक तो ये डिपेंड करती है। सेकंड जो डिपेंडेंस है वो है वेरिएशन ऑफ रेट विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 2 गुनी की है तो रेट कितने गुना हो जाएगा, इट विल डिपेंड ऑन ऑर्डर। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए, क्वेश्चंस 3-4 टाइप के बनते हैं, वो सारे आपको हमने बताए यहाँ पर, ये बन सकते हैं। टर्म्स डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर में ये भी आ सकता है कि हाफ लाइफ भी ऑर्डर पे डिपेंड करती है। हाफ लाइफ का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कंसंट्रेशन इनिशियल अमाउंट की आधी रह जाए, तो वो टर्म भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, तभी आप हाफ लाइफ की जो डिपेंडेंस है ऑर्डर पे वो सीख पाओगे। आज के वीडियो लेक्चर में फिलहाल यही रखते हैं, आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट्स हैं
ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है ये पार्ट अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 आप तैयार कीजिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2 दोनों का असाइनमेंट आपको साथ साथ दे दिया जाएगा। इसको आप देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें, जहाँ से भी आप हैं वो मेंशन करें, और वीडियो लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू।